1992 से पहले भारत देश में सिर्फ दो टीयर की गवर्नमेंट्स काम करती थी। एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक थी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ यही दो गवर्नमेंट मिलकर इस देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि महात्मा गांधी कहकर गए थे कि अगर भारत का विकास करना है तो उसके लिए गांव का विकास करना जरूरी है। और गांव का और छोटे और मीडियम और बड़े शहरों का विकास करने के लिए एक थर्ड टायर के गवर्नमेंट की जरूरत थी, जिसके लिए पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत पंचायती राज और म्युनिसिपल गवर्नमेंट यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी को एस्टैब्लिश किया था अंडर आर्टिकल नंबर 243। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले हमारे देश में सिर्फ 10 स्केड्यूल होते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद दो और स्केड्यूल्स, स्केड्यूल 11 और 12 जोड़े गए, जहां पर स्केड्यूल 11 में हमने पंचायती राज को 29 सब्जेक्ट्स दिए थे कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्कीम्स को। और उसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज, जिसे हम नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत के नाम से जानते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज को कुल मिलाकर 18 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि वो जो 18 सब्जेक्ट्स अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के लिए लाए गए हैं, ये 18 सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट को, उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को अपनी नगर पालिका या नगर निगम को ट्रांसफर करने हैं, ताकि वो इसका बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कर पाए। क्योंकि लोकल लेवल पर अगर डेवलपमेंट करवाना है तो लोकल लोगों को, लोकल बॉडीज को आपको यहां पर अथॉरिटी देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल अथॉरिटी देनी पड़ेगी और इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो ड्यूटी थी कि 18 सब्जेक्ट्स को अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किया जाए, उन्हें पिछले 32 सालों में 32 ईयर्स में सही तरीके से ट्रांसफर नहीं किया गया। और जितना डेवलपमेंट इस वजह से नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम करवा सकती थी, उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इतना बड़ा लूपहोल होने के बावजूद क्या यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अब एक तरीके का एक्शन लेना चाहेंगी? और ये सीएजी की रिपोर्ट एक्चुअली में क्या कहती है, और क्या हमारे देश में नगर पालिका सिर्फ नाम की पावर और अथॉरिटी है, या सच में इन्हें पावर और अथॉरिटीज दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इस सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार? इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हाल ही में यहां पर बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज के इंप्लीमेंट होने के लगभग 30 से 32 सालों के बाद ये पर्टिकुलर सीएजी की रिपोर्ट आई है। जैसा कि हम लोग बात कर ही चुके हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जब नगर पंचायत, नगर पालिका यानी अर्बन लोकल बॉडीज को एस्टैब्लिश किया गया था और 1993 जून में ये बेसिकली इंप्लीमेंट हुआ था, तो इस अर्बन लोकल बॉडी के लिए एक 12th स्केड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था। और इस 12th स्केड्यूल में कुल मिलाकर 18 सब्जेक्ट्स दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को। और यह कहा गया था कि अगर आप इन 18 सब्जेक्ट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को यह कहा गया था कि अगर आप इन 18 सब्जेक्ट्स को अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करें तो वो बेहतर तरीके से यहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टेट्स ने मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स को अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किया ही नहीं। यानी कि जिस काम के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को बनाया गया था 32 साल पहले, वो काम अर्बन लोकल बॉडीज अपने हिसाब से कर ही नहीं पा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस यहां पर उन्हें लेनी पड़ती है। अब यहां पर सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट है उनका यह कहना है कि कुल मिलाकर 18 ऐसे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में से 18 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें, जहां पर 18 में से 17 जो सब्जेक्ट्स हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए हैं, और ज्यादातर स्टेट्स में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए हैं, जिसमें बरियल ग्राउंड्स, पब्लिक एमिनिटीज, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस। सिर्फ ये जो बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज को पूरी तरीके से दिए गए हैं ज्यादातर स्टेट्स में। और ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली क्या है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वही हैंडल कर रही है, यानी अर्बन लोकल बॉडीज अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। तो यानी कि जब आपको अगली बार अगले अपने शहरों में ये दिखे कि नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम काम नहीं कर रही है, तो दोष नगर पालिका को मत दीजिएगा, दोष दीजिएगा अपने स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को,
क्योंकि शायद आपके स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने नगर पालिका के पावर्स कभी उसे ट्रांसफर किए ही नहीं 32 सालों में, यह हमें देखने को मिलता है। लेकिन हर स्टेट में इतनी बुरी हालत नहीं है। कुल मिलाकर हमें भारत में 9 स्टेट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें 18 के 18 फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया है। जैसे अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 18 में से 17 फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अपने अपने शहरों के और स्टेट की जो बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको यहां पर पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिए हैं। अब यहां पर आप एक तरीके से लिस्ट देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो 16 सब्जेक्ट्स ही दिए हैं, आसाम की बात करें तो 17 सब्जेक्ट्स दिए हैं, छत्तीसगढ़ हरियाणा की बात करें तो 18 सब्जेक्ट दिए हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 17 सब्जेक्ट दिए हैं। लेकिन यहां पर बहुत ऐसे कम स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने 18 के 18 सब्जेक्ट्स डिवॉल्व किए हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिन्होंने बहुत कम सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली दिए गए हैं। अब यहां पर देखिए एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अर्बन लोकल बॉडीज को जब हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था या फिर पंचायती राज को भी जब हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था तो आर्टिकल नंबर 243 क्लॉज आई के तहत हमने एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया था। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 के तहत हमको सेंट्रल फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के सजेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट या फंड प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 क्लॉज आई के तहत हमें स्टेट फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन के सजेशन पर पंचायत और नगर पालिका को फंड्स या ग्रांट या फिर पैसे प्रोवाइड करती है। अब ज्यादातर स्टेट्स में बेसिकली हमें यह देखने को मिलता है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें फाइनेंशियल चैलेंजेस भी बहुत हैं, यानी पैसे की कमी इनके पास बहुत है अर्बन लोकल बॉडीज में, इस वजह से वो स्कीम्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सिर्फ आपको 32% जो पैसा है टोटल फाइनेंस का, अर्बन लोकल बॉडीज के टोटल फाइनेंस का सिर्फ 32% पैसा है जो वो खुद जनरेट करते हैं और बाकी के जो 68% पैसा है अर्बन लोकल बॉडीज उन 68% बचे हुए फाइनेंसेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर पूरी तरीके से यहां पर निर्भर करती है। यानी कि जो टोटल गैप आपको बेसिकली देखने को मिलता है कि एक्चुअली में कितना खर्चा है, एक्सपेंडिचर है लोकल बॉडीज का और कितना वो कमा पा रहे हैं, उसमें आपको 42% का खर्चा जो गैप है वो देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी अर्बन लोकल बॉडीज को 100 रुपए खर्च करने हैं, यानी 100 रुपए खर्च करने की जरूरत है, तो अर्बन लोकल बॉडीज के पास सिर्फ 58 रुपीज हैं, 42 रुपीज है ही नहीं। इस वजह से ये जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली पीछे होता जा रहा है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की गलती सबसे बड़ी है। यही हमें बेसिकली क्या है कि सीएजी की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। अब एक प्रॉब्लम तो अर्बन लोकल बॉडीज के बाद फाइनेंसेस की आ गई, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्बन लोकल बॉडीज के पास है मैन रिसोर्सेज की, यानी स्टाफ की कमी है, यानी काम करने वाले लोगों की कमी है। नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में जो बेसिकली ऑफिसर्स होते हैं जो कभी स्टेट पीएससी से जाते हैं, कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट नॉमिनेशन होता है उनका या डायरेक्ट सिलेक्शन होता है उनका, इसमें हमको कमी देखने को मिल रही है, यानी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की प्रॉब्लम हर जगह है। ऑन एन एवरेज अगर देश की सभी अर्बन लोकल बॉडीज की हम लोग बात करते हैं तो 37% कमी हमें टोटल स्टाफ में देखने को मिलती है, यानी 37% लोग अर्बन लोकल बॉडीज में जो काम करने चाहिए वो कम है। तो अगर पैसा भी कम है और लोग भी कम है तो अर्बन लोकल बॉडीज यहां पर आखिरकार डेवलपमेंट कर कैसे सकती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। और ये तो एवरेज मैं आपको बता रहा हूं 37%। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना हम लोग अगर ले लें तो इन स्टेट्स में तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्बन लोकल बॉडीज में जो स्टाफ की कमी है वो बहुत ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में 64% स्टाफ की कमी है, मध्य प्रदेश में 63%, झारखंड में 47%, मणिपुर में 46%, तेलंगाना में 45%, हरियाणा में 38%, ओडिशा में 38%, हिमाचल प्रदेश में 38%, त्रिपुरा में 35%, पंजाब में 32%, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 31%, छत्तीसगढ़ में 22%, आंध्र प्रदेश में 20% और केरला में 13% अर्बन लोकल बॉडीज में कुल मिलाकर स्टाफ की आपको इतनी कमी देखने को मिलती है। अब हम आते हैं तीसरे चैलेंज पर। जब हम लोग नगर पालिका का इलेक्शन करते हैं तो नगर पालिका का जो बेसिकली क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, यानी हमारे द्वारा, आपके और मेरे द्वारा जब हम वोट देने जाते हैं, हम नगर पंचायत की बात करें, नगर पालिका की बात करें या नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, इन तीनों के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जिसमें आप और मैं जाकर ईवीएम में बटन दबाकर आते हैं, वोट देते हैं।
लेकिन इनके जो चेयरमैन होंगे उनका इलेक्शन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये आपके स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है और मेरे यहाँ अगर नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा या इनडायरेक्टली, वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे स्टेट में इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो मेंबर्स ऑलरेडी इलेक्ट किए जा चुके हैं नगर निगम में वो आपस में वोट देकर आपस में से ही अपना एक लीडर चुनते हैं और वो क्या बनता है, मेयर बनता है। ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में किस तरीके से हो रहा है। लेकिन ज्यादातर यहां पर क्या होता है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली जब इलेक्ट किया जाता है तो जो मेंबर्स जिन पॉलिटिकल पार्टीज के मेजोरिटी के रहते हैं उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी में से कोई एक पर्सन मेयर बन जाता है। यानी काम करने की नीयत हमें कम दिखाई देती है, पॉलिटिकल विल की जो नीयत है वो ज्यादा दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड में हम लोग ये देखते हैं कि मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर चलो कम से कम उम्मीद है कि मेयर एक अच्छा पर्सन इलेक्ट होकर आएगा क्योंकि लोग डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बाकी के 23 स्टेट्स का क्या? बाकी के 23 स्टेट्स में मेयर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो इंटरफेरेंस है वो अर्बन लोकल बॉडीज में बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। कई कई जगह तो हमें बेसिकली ये देखने को मिलता है कि जो 5 साल का मेयर का टर्म है वो भी उसे पूरा करने नहीं दिया जाता, और अगर किसी मेयर को आप 5 साल भी टेन्योर नहीं दे रहे हो तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को यहां पर मिलती है। अब एक और चीज यहां पर समझने की कोशिश करिए। 15 में से सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह पावर दी गई है कि वो अर्बन लोकल बॉडीज में वार्ड का डीलिमिटेशन कर सकें। अब इसमें वार्ड और डीलिमिटेशन दो शब्द हमें समझने हैं। मान लीजिए कि आपका जो शहर है वहां पर नगर पालिका या नगर निगम है। अब मान लीजिए कि आपके शहर में कुल मिलाकर 50 अलग अलग मोहल्ले या 50 अलग अलग कॉलोनीज हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने घरों के एड्रेस में भी लिखा होगा वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 25। तो जो वार्ड है वो अलग अलग एरियाज को डिनोट करते हैं और हर एक एरिया से एक एक मेंबर अर्बन लोकल बॉडीज में चुनकर आता है, उसे वार्ड मेंबर कहा जाता है। अब डिलिमिटेशन क्या होता है? भाई आपके शहर की जितनी पॉपुलेशन आज है 2024 में, क्या आज से 15 साल बाद 2039-40 में भी उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं, पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली बढ़ेगी। तो अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो यानी कि जो आपके वार्ड मेंबर्स हैं वो भी, उनकी भी संख्या तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके शहर में मोहल्ले, कॉलोनीज की भी तो संख्या बढ़ेगी। तो जब आप पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ अपनी सीट्स को बढ़ाते हैं, चाहे वार्ड मेंबर की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, लोकसभा की सीट हो, कम करना बढ़ाना, जैसे अभी हमने तेलंगाना में देखा, लद्दाख में देखा, कश्मीर में देखा, इसे हम डिलिमिटेशन के नाम से जानते हैं। अब सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी दी गई कि भैया जैसे ही हमारे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो अर्बन लोकल बॉडीज में आप डिलिमिटेशन करके सीट बढ़ा दो, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर सीट बढ़ेगी तो लोगों को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन बाकी के जो 24 स्टेट्स हैं वहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिलिमिटेशन की अथॉरिटी दी ही नहीं गई है। मैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं जो आर्टिकल नंबर 324 में आता है, मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं जो आर्टिकल नंबर 243 में आता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत नगर पालिका के इलेक्शन करवाता है और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बाकी इलेक्शंस करवाता है। तो 24 स्टेट्स ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी नहीं दी है डिलिमिटेशन करने की। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने हिसाब से डिलिमिटेशन कर लेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट कितना काम करती है और कितना नहीं करती ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको और मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है। यानी कि उन 24 स्टेट्स में डिलिमिटेशन हो नहीं रहा है, वार्ड मेंबर्स की संख्या बढ़ नहीं रही है, तो लोगों को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा है। अब यहां पर पॉलिटिकल रेलेवेंस की और रिफॉर्म्स की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। श्रीकांत विश्वनाथन जो बेसिकली जन्नाग्रह के सीईओ हैं, उनका बेसिकली ये कहना है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 जिसके तहत हमने अर्बन लोकल बॉडीज को एस्टैब्लिश किया था डेवलपमेंट के लिए, वो डेवलपमेंट न रहकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रेलेवेंट के लिए यहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी कि जिस वैल्यू से हमने नगर पालिका को इस देश में इंप्लीमेंट किया था वो वैल्यूज अब नहीं रही, क्योंकि इन अर्बन लोकल बॉडीज को स्थापित होने के, एस्टैब्लिश होने के 32 सालों बाद भी ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम है, यानी इनके पास पावर नहीं है, स्टाफ की कमी है, फाइनेंशियल हेल्थ इनके बहुत ज्यादा खराब है, यानी कुल मिलाकर जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल भी सही नहीं है यहां पर। अब ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स है, इस तरीके की जो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट है, ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनसे एक्चुअली में हमें अपनी ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशन का रियलिटी चेक मिलता है कि असल में वो काम कर रहे हैं या नहीं, या उन्हें काम करने दिया जा रहा है या नहीं। और इस रिपोर्ट से बेसिकली हमें यह समझ में आता है कि अर्बन लोकल बॉडीज को ज्यादा ऑटोनॉमी देनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स लेकर आए, सुधार लेकर आए।
आपके स्टेट में अर्बन लोकल बॉडीज को कितनी पावर दी गई है, या सच में आपके स्टेट में भी अर्बन लोकल बॉडीज में हमें कमी देखने को मिलती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए, सुझाव में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी और गवर्नेंस के कंसेप्ट को क्लियर करेगा और आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य के हर रहने वाले व्यक्ति तक अगर ये समस्या पहुंचे, क्योंकि ये समस्या आपकी और मेरी है, क्योंकि पंचायत और नगर पालिका से जुड़ी है, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।